गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल आरोही टेक सॉल्यूशन पे। और हम आज एक लेबर लॉ के एक्ट पे डिस्कस करेंगे। और लेबर लॉ का एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, जो 5 सितंबर 1970 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बना था कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। और ये क्यों बना था और किसके लिए बना था और ये कैसे काम करता है, इस पे हम अभी डिस्कस करेंगे। बट वो डिस्कस करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे बटन दबाएं, जिससे कि हमारा जो भी लेबर लॉज और पेरोल रिलेटेड कोई भी जो वीडियो जो होंगे हमारे, आपको उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो हम अब लेबर एक्ट पे शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि हम अभी जो डिस्कस करेंगे, देर आर मल्टीपल स्लाइड ऑन दिस वन। तो हम वन बाय वन सब पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970, ये है क्या? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970 वाज इस्टेब्लिशमेंट 1970 मंथ ऑफ द सितंबर डे वाज द 5 सितंबर। बिल 5 सितंबर 1970 को ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ था। और ये एक्ट पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल था, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मीन्स दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द एनी स्टेट टू स्टेट लेवल। और ये एक्ट के बारे में क्या है हम अभी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, हर एक पॉइंट पे चल के। तो द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट was enacted in the year 1970 by the Indian legislature. The act applies to all establishment where the number of workmen employed as a contract labor are 20 or more, या 1 day of the preceding 12 month. It include all the contractor of the government and local authorities as well. दिस इज थर्ड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे हम। देयर आर 2 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट कब हुआ था, और दूसरा पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के में कितने एम्प्लॉय जो अप्लाइज के लिए, जो एक्ट अप्लाइज करता है तो 20 या मोर एम्प्लॉय के लिए करता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो हम सबसे पहले आपको सॉरी हम सबसे पहले समझाते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। तो जैसे कि पहला पॉइंट है, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट वाज इनएक्टेड इन द ईयर 1970 बाय द इंडियन लेजिस्लेचर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का जो बना था वो 5 सितंबर 1970 को पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल था, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बना था और ये किसके लिए आया था? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बना था कॉन्ट्रैक्टर लेबर के लिए, मतलब ठेकेदार मजदूर के लिए। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए मतलब जो ठेके पे मजदूर हो। कॉन्ट्रैक्ट लेबर मतलब ठेके पे मजदूर हो, कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो ठेकेदार हो। बट ये क्रिएट क्यों हुआ और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैं एक एग्जांपल के तहत आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज दैट कोई एक कंपनी, कोई एम्प्लॉयर है या कंपनी है एबीसी, उसके लिए एम्प्लॉयर काम है, एम्प्लॉयर काम करे जो हायर मैनेजमेंट है। और इसमें 600 एम्प्लॉय लेबर काम करते हैं जो डायरेक्टली हायर है, इस कंपनी के लिए एम्प्लॉयर ने हायर किया है, रेगुलर लेबर है। ये डायरेक्टली है, परमानेंट है, जिनका नेचर ऑफ द वर्क परमानेंट है। बट इस फैक्ट्री को कुछ एम्प्लॉय मतलब 200 एम्प्लॉय चाहिए 1 साल के लिए, जिसमें काम परमानेंटली नहीं है और 1 साल के लिए चाहिए। तो ये एम्प्लॉयर उनको डायरेक्ट हायर नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या, उनको लेने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पे लेने के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। तो जो कॉन्ट्रैक्टर उनको इस डिमांड को पूरी करता है, तो उस इस डिमांड को जो पूरी करता है, डिमांड सप्लाई को, जो लेबर सप्लाई को पूरा करता है, वो कॉन्ट्रैक्टर इसके तहत आता है। और जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर देता है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है। मीन्स किसी भी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जरूरत पड़ी कि किसी भी फैक्ट्री में जो टेम्परेरी वर्क या नेचर ऑफ द वर्क टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, उस सिचुएशन में अगर एम्प्लॉय को कुछ दिनों के लिए, एम्प्लॉयर को या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए काम के लिए लेबर चाहिए, तो उस स्थिति में वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उस एम्प्लॉय को लेता है। तो वो जो ये पूरा प्रोसीजर होता है, इसको द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में आता है।
और इस पूरे प्रोसीजर को, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट पूरा घूम रहा है एम्प्लॉयर, फैक्ट्री, लेबर और कॉन्ट्रैक्टर, लेबर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। मतलब आप ये कह सकते हो कि फैक्ट्री, मतलब एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर और लेबर, इन तीनों के बीच का ही पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बना है। और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो वर्क करता है फॉर इन तीन के रिलेशन में काम करता है, बट जो मेजर वर्क काम करता है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए काम करता है। ओके, सेकेंड पॉइंट था द एक्ट अप्लाइज टू द ऑल एस्टेब्लिशमेंट वेयर द नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड एज ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर आर 20 या मोर ऑन एनी डे ऑफ द प्रोसीडिंग 12 मंथ, इट इंक्लूड ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। मतलब ये एक्ट ये बोलता है कि कोई भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जहां पे पूरे साल भर में 20 या 20 से ज्यादा किसी एक दिन भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय काम कर लेते हैं, तो उस एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य हो जाएगा इस एक्ट के तहत। और जस्ट इसका उल्टा, कॉन्ट्रैक्टर के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय लेबर एक दिन में काम कर लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना होगा इस द लेबर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अंडर काम करने के लिए, और उन्हें ये करना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में लिखा है। तो मीन्स यहाँ दो पॉइंट हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में मैं भी समझाऊंगा कहाँ पे प्रिंसिपल एप्लीकेबल है और कहाँ पे प्रिंसिपल नहीं एप्लीकेबल है, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस लेने के लिए एप्लीकेबल है और कहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस लेने के लिए नहीं एप्लीकेबल है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, बट उससे पहले मैं फिर से एक बार समझाना चाहता हूँ क्योंकि आगे का सारा पॉइंट कुछ नहीं है, एक बार से थ्योरेटिकल है, बट मेजर पॉइंट यही है कि आपको ये समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट क्या वर्क करता है और ये क्यों बना। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का वर्क क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट किसी भी फैक्ट्री में जो डायरेक्ट लेबर न होकर इनडायरेक्ट लेबर जो आते हैं किसी परस्पेक्टिव वर्क के लिए, किसी टेम्परेरी वर्क के लिए जिसका नेचर ऑफ वर्क परमानेंट नहीं है, उस सिचुएशन में जो वहाँ लेबर काम करते हैं वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं। और उनके जो हायर करके जो डिमांड को लेबर सप्लाई करता है उसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। और ये हो गया। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि लेबर जो काम कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स के लिए, उसके हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए इसकी जरूरत है, जो अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है। और द एक्ट वाज एक्ट कब बना था? 5 सितंबर 1970 में एक्ट बना था और ये पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। मैं जम्मू कश्मीर की इंक्लूडिंग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ एक्ट जब भी बनते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए अलग बनते हैं, रूल और रेगुलेशन प्रोसीजर जो बनते थे वो अलग है। अब चाहे वहां से 370 धारा हटने के बाद रूल रेगुलेशन एक होंगे, मेरे को आइडिया नहीं है, मे बी एक होगा, बट पहले उनका रूल रेगुलेशन अलग होता था। बट इस एक्ट में इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर भी था। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो अभी अमेंडमेंट हुआ है, जो लेबर 20 या मोर जो मिनिमम लेबर की जो रिक्वायरमेंट है, कई स्टेट ने उसको अमेंडमेंट करके बढ़ा दिया है। अगर यूपी की बात करें तो वहाँ 50 या मोर हो गया। मीन्स वहां पे ये हो गया कि यूपी में कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कोई एक फैक्ट्री है एबीसी और वहां पे कोई भी एम्प्लॉय आते हैं काम करने के लिए, और अगर वहां 49 एम्प्लॉय काम करते हैं उस फैक्ट्री में, तो उस एम्प्लॉयर को जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट लेने के लिए। और यूपी में कोई भी कॉन्ट्रैक्टर जिसके पास एम्प्लॉय है और उसकी लेबर की स्ट्रेंथ 49 ही है, तो उस स्थिति में भी उस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। दे कैन वर्क विदाउट लाइसेंस। बट इन दैट सिनेरियो, अगर किसी भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एस्टेब्लिशमेंट को 50 प्लस से एम्प्लॉय होता है, 50 या 50 से ज्यादा एक दिन काम कर लेता है, उस केस में एम्प्लॉयर को, मतलब फैक्ट्री को, एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेट लेना होगा। और सेम कॉन्ट्रैक्टर पे भी होता है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर का 50 से ज्यादा एम्प्लॉय है या 50 एम्प्लॉय है यूपी में, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना पड़ेगा काम करने के लिए। बट और जगह स्टेट पे 20 होता है, कुछ स्टेट में और चेंजेस हुए जिसका अपडेशन आपको अगले पीपीटी में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये चीज था। अब हम एक चीज और बताते हैं, एक एग्जांपल देखे कि कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ पे लाइसेंस लेने की जरूरत है कॉन्ट्रैक्टर को, कहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है, कहाँ पे नहीं जरूरत है।
ठीक है, तो हम आते हैं जस्ट 1 मिनट, कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो मैंने देयर आर टू केसेस, दो केसेस से मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ कि कहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेने की जरूरत है, कहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट म्युनिसिपल एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। तो पहले केस में आप एस्टेब्लिशमेंट वन ए बी कंपनी कोई है जहां पे उसको 10 लेबर की जरूरत है, ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास 100 लेबर है, 100 लेबर है तो 10 लेबर की जरूरत है, तो कॉन्ट्रैक्टर 10 लेबर सप्लाई कर देता है एस्टेब्लिशमेंट को। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में इस केस में ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, बट कॉन्ट्रैक्टर के पास लाइसेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट कहता है कि 20 या मोर एम्प्लॉय किसी एक दिन भी पूरे साल भर में काम कर लेता है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेट लेना होगा और कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना होगा। तो इस सिचुएशन में हम आते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट को नहीं लेना होगा सर्टिफिकेट और कॉन्ट्रैक्टर को लेना होगा। अगर ये केस यूपी के लिए होगा तो उस केस में भी यही होगा, क्योंकि वहां पर 50 एंड मोर है। अगर कॉन्ट्रैक्टर की स्ट्रेंथ 50 से कम होता है तो कॉन्ट्रैक्टर का भी लाइसेंस नहीं लेना होगा। बट केस वन में ये निकल के आता है कि स्टैब्लिशमेंट के 10 लेबर काम कर रहे हैं पूरे साल भर में, तो वहां पे जरूरत नहीं है। बट कॉन्ट्रैक्टर के पास 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बट एबी को कॉन्ट्रैक्टर ओनली 10 दे रहा है, बट किंतु उनके पास 100 लेबर डिफरेंट प्रिंसिपल के पास काम कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनी के पास काम कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना होगा। उनको काम करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होनी सॉरी लाइसेंस उनके पास होना पड़ेगा अगर वो काम करेंगे तो। बट एस्टेब्लिशमेंट जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, अगर वो 10 एम्प्लॉय की केवल उसको जरूरत है तो उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम केस 2 में आते हैं, केस 2 में मैंने जो एग्जांपल बना के रखा हुआ है ये सब प्री एग्जांपल है फ्रेंड्स। थोड़ा सा एडिटिंग मुझे नहीं पता होता, धीरे धीरे मैं चीजों को समझूंगा तो मैं डायरेक्ट लाइव एग्जांपल में आपको समझा भी सकता हूँ। तो कम ऑन द सेकंड एग्जांपल केस 2 में। केस 2 में सपोज दैट कोई एक एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ए बी, उसको 20 एम्प्लॉयर की जरूरत है और उसके पास दो कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर 1 जिसके बाद 15 लेबर है, कॉन्ट्रैक्टर 2 जिसके बाद 15 लेबर है। कॉन्ट्रैक्टर 1 से वो 10 लेबर का डिमांड करता है और कॉन्ट्रैक्टर 1 लेबर की सप्लाई करता है 10। कॉन्ट्रैक्टर 2 से भी 10 लेबर की डिमांड करता है, कॉन्ट्रैक्टर 2 भी लेबर की सप्लाई करता है 10। बट इन दैट सिनेरियो क्या होगा, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट को देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट क्या बोलता है कि 20 या 20 से ज्यादा पूरे साल भर में एक बार काम, एक दिन भी अगर काम करता है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को सर्टिफिकेट और कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना होगा। बट इस सिनेरियो में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को लेना पड़ेगा, मतलब एस्टेब्लिशमेंट को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। बट कॉन्ट्रैक्टर के पास 15 एम्प्लॉयर है टोटल स्ट्रेंथ और 10 एम्प्लॉय सप्लाई कर रहा है, बट स्ट्रेंथ 15 है और कहीं काम करने के लिए मैक्सिमम 5 और सप्लाई कर सकता है। तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ना कॉन्ट्रैक्टर 1 को ना कॉन्ट्रैक्टर 2 को। अगर यहाँ पे केस 3 भी बन सकता था जो मैंने नहीं बनाया। सपोज दैट केस 3 एक बनाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट है एबीसी जिसको जिसको 15 लेबर की जरूरत है और एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास 15 एम्प्लॉयर है, 15 लेबर हैं। तो आप जो एस्टेब्लिशमेंट है अपना डिमांड करता है उस कॉन्ट्रैक्टर से कि मुझे 15 एम्प्लॉय चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर उसको भी डिमांड सप्लाई कर देता है, लेबर सप्लाई कर देता है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तहत देखें तो दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है मिनिमम एम्प्लॉय में। तो दोनों को वर्क करने के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत नई सर्टिफिकेट लेना होगा और नए कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना होगा। तो देर आर ये 3 केसेस थे, 2 केसेस आपके सामने वीडियोज में दिख रहे हैं, एक केसेस मैंने आपको समझा दिया। अगर इस पे कुछ भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हो, अदरवाइज आप मुझे मेल कर देना। अब हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स में टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड to bring them at bar with the directly employed labor with regard to the working condition and other benefits, and also to provide for the abolition of the contract labor in certain circumstances. Means
सिंपल सा बात, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हमने अभी बता भी दिया कि क्यों बना। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बनने के पीछे कारण ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉई हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो लेबर हैं, उनके बेनिफिट्स के लिए और उनके हेल्थ और उनके सेफ्टी के लिए ये बना कि अगर कुछ भी कोई भी एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर कोई भी रूल एवोलेशन करता है किसी भी तरीके से, उनकी सैलरी को लेकर कुछ भी लेकर, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर इस एक्ट के तहत क्लेम कर सकता है। अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्टर पे कर सकता है, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी ऑडिट कर सकता है इस एक्ट के तहत कि वो सारी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट लेबर का। तो ये ऑब्जेक्टिव है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसके डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट लेबर विद रिगार्ड वर्किंग कंडीशन कैसा है, उसका काम करने का जगह कैसा है, और अदर बेनिफिट्स पे काम करता है। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन हम पीछे समझा ही दिए हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो। ये जो मेंशन अगर कॉन्ट्रैक्टर पढ़े तो इन रिलेशन टू एन एस्टैब्लिशमेंट मींस ए पर्सन हु अंडरटेक्स टू परस्यू ए गिवन रिजल्ट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट अदर देन ए वर्क सप्लाई ऑफ गुड्स या आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू सच एस्टैब्लिशमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर या हु सप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर एनी वर्क फॉर द एस्टैब्लिशमेंट एंड इंक्लूड्स ए सब कोऑर्डिनेटर। तो कॉन्ट्रैक्टर किसको कहते हैं, अभी वही समझा रहे थे। कॉन्ट्रैक्टर का डिफरेंशियल ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर ये जब किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को उसको लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लेबर सप्लाई को पूरा करता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। साथ साथ में उस लेबर सप्लाई के सब कॉन्ट्रैक्टर भी वो रखता है, सप्लाई को पूरा करता है। मीन्स अगर आप ध्यान दो, सपोज दैट एक एबीसी कंपनी है, उस एबीसी में 50 कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है, 50 कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय की जरूरत है एज ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय जो था। तो 50 कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय को सपोज दैट एक्स वाई जेड एक कॉन्ट्रैक्टर है जो डिमांड सप्लाई करता है, बट उस 50 एम्प्लॉयों में 10 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है, अचानक कुछ प्रॉब्लम होती है, जो नहीं वहां पे आ पा रहे हैं 4 दिन 5 दिन के लिए। तो उस डेज में जो एम्प्लॉय नहीं आ रहे हैं उसकी फुलफिलमेंट भी कॉन्ट्रैक्टर करता है। तो कॉन्ट्रैक्टर का ये काम है कि बाय हुक बाय को लेबर सप्लाई फुलफिल करना होता है। ठीक है। Contact labor in or in connection with an work of the establishment when he is hired or in connection with such work by the through a contractor with या without the knowledge of the principal employer। Contact labor क्या है? Contact labor in or in connection with the work of an establishment, मतलब कनेक्शन में हो या बिना कनेक्शन के किसी काम के लिए कनेक्शन या बिना कनेक्शन के साथ किसी भी कंपनी के लिए या किसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो लेबर हायर होता है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर होता है विथ या विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल। मतलब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जानकारी या बिना जानकारी के वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है। मीन्स इसका ये हुआ सिंपल कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर उसे कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर किसी काम के लिए हायर होता है, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जानकारी में हो या ना हो, और एस्टैब्लिशमेंट के लिए हायर होता है इन या इन कनेक्शन, वो कनेक्शन में हो या ना हो, और उसको हायर करने वाला कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं। बट इसका जस्ट रेगुलर लेबर में क्या अंतर होता है? रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट लेबर में रेगुलर लेबर को हायर हमेशा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर करता है डायरेक्टली, जो एक रेगुलर बेस में एक जो मिनिमम मतलब 60 इयर्स तक जो रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं उसकी तरह वो काम करता है। बट कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर होते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर होते हैं। देन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एनी ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर किसी भी रिलेशन में ऑफिस या डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, मतलब लोकल अथॉरिटी का हो या डिपार्टमेंट का हो, अगर वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफिस के रिलेशनशिप में है, द हेड ऑफ द ऑफिस, उस ऑफिस का हेड भी हो सकता है, या डिपार्टमेंट का हेड होगा, या सच अदर ऑफिस, या कोई ऐसे ऑफिस भी हो सकते हैं एज द गवर्नमेंट या द लोकल अथॉरिटी, या गवर्नमेंट का हो सकता है, लोकल अथॉरिटी का हो सकता है, एज द केस मे स्पेसिफाई इन द बिहाफ, या वो खुद भी हो सकता है या उसके एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ में भी हो सकता है। तो ऐसे एम्प्लॉय को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहते हैं। प्रिंसिपल एम्प्लॉय का डिफरेंशियल है। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और प्रिंसिपल एम्प्लॉय का डिफरेंशियल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना।
और आगे जाने से पहले फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज मेरे सब्सक्राइब करो चैनल को, और अगर आपको अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आगे वीडियो खत्म होने का भी अच्छा लगे तो प्लीज आप इस मतलब कि चैनल को शेयर भी करो अपने सर्कल्स में, कि लोगों को और से ज़्यादा जानकारी हो सके, और प्लस बेल के बटन का आइकॉन भी दबा देना, जिससे कि आपको अगली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ साथ में लाइक जरूर कर देना, अगर लाइक अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी करना, बट तो में एक चीज जरूर करना फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्री लेबर एक्ट। कॉन्ट्री लेबर एक्ट का प्रोविजन क्यों आया है? देयर इज अ फाइव थिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर, किसी भी प्रिंसिपल एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एम्प्लॉय। सेकंड, लाइसेंसिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंसिंग के लिए। वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के वेलफेयर और हेल्थ पे। पेनल्टी एंड प्रोसीजर और मिसलेनियस। रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इसके मतलब जो स्टैब्लिशमेंट है मीन्स प्रिंसिपल एम्प्लॉय और के तहत, या जो भी किसी फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तहत, कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करा रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। तो अगर वो 20 एम्प्लॉय से ज्यादा काम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इशू होता है गवर्नमेंट की तरफ से। द अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट में भी बाय एन ऑर्डर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गेस्टेड, कोई गेस्टेड ऑफिसर भी हो सकता है। अपॉइंटमेंट सच पर्सन बीइंग ए गेस्टेड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसा पर्सन जो एक गेस्टेड ऑफिसर की तरह काम करता है एज इट द थिंग्स फिट टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर, और वो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरह काम करता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर। मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफिस में काम करता है एक गेस्टेड ऑफिसर होता है पर्पज ऑफ दिस चैप्टर, एंड define the limit within which the registering officer shall exercise the power confirmed on him by the under this act। मतलब ये होगा कि एक गवर्नमेंट की तरफ से गेस्टेड ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रजिस्ट्रेशन करता है एस्टैब्लिशमेंट के लिए। और उसका प्रोसेस क्या होता है वो डिफाइन, उसकी डिफिनेशन वो करता है। उसका प्रोसेस ये होता है कि सेकंड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन फॉर द सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट। एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट टू व्हिच दिस एक्ट applies shall within such period as the appropriate government may by the notification the official gazette fix in the behalf of the respect to the establishment generally with respect to the any class of them make an application on the registering officer in the prescribed manner for the registration of the establishment। means इसमें सीधा सा मतलब एक है कि सारे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जो एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के हैं, किस एस्टैब्लिशमेंट के किसी भी संस्था के जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हैं, वो यहाँ पे एक प्रेस्क्रिप्ट मैनर में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए अंडर द लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कि हमारे यहाँ 20 या 20 एम्प्लॉय से एक प्रोसीजर पूरा होता है इनका। वो अगर जो करेगा उनको पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, उसको करके सबमिट करते हैं। उसके बाद इफ द एम्प्लॉय फॉर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, अगर एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर शैल रजिस्टर टू एस्टैब्लिशमेंट एंड इशू द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, तो उसको गेस्टेड ऑफिसर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को एक सर्टिफिकेट इशू कर देता है कंटेनिंग सच पर्टिकुलर मे बी प्रेस्क्राइब्ड, और उसको प्रेस्क्राइब कर देता है कि अब आप काम कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट, लाइसेंसिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके लाइसेंसिंग का भी प्रोसेस था, इसमें भी सेम है। अपॉइंटमेंट ऑफ द लाइसेंसिंग ऑफिसर, वहां पे रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अपॉइंटमेंट होता है और यहाँ पे लाइसेंसिंग ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया जाता है। द प्रोसेस गवर्नमेंट में बी ऑर्डर टू मॉडिफाई इन द ऑफिशियल गेस्टेड, यहाँ पे भी गवर्नमेंट एक गेस्टेड ऑफिसर को मॉडिफाई करता है, और अपॉइंटेड सच पर्सन बीइंग ए गेस्टेड ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इज थिंक फिट टू बी लाइसेंसिंग ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर। मींस गवर्नमेंट एक गेस्टेड ऑफिसर को वहां पे अपॉइंट करता है इस लाइसेंसिंग के लिए, कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा और लाइसेंस लेगा तो उसके पूरे रूल, उसकी जो पूरी प्रोसीजर को फॉलो करना, और प्रोसीजर को फॉलो करके रूल और रेगुलर अंदर एक्ट के अंदर जो मतलब ये एक्ट लेबर कमिश्नर और लेबर अंडर द लेबर ऑफिस, जो चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत पूरा लाइसेंसिंग को एक एक चीज को चेक करके
वो कर सके, ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। डिफाइन द लिमिट विद इन द लाइसेंसिंग ऑफिसर शैल एक्सरसाइज द पावर कंफर्म द लाइसेंसिंग ऑफिसर बाय द अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत उस ऑफिसर के पास पावर भी होता है कि लाइसेंसिंग ऑफिसर को शैल एक्सरसाइज उसको दे सके या न दे सके कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। उसके सेकंड लाइसेंसिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्ट का लाइसेंस होता है उसका प्रोसेस ये होता है विद द इफेक्ट फ्रॉम द सच डेट एट द अप्रोक्सीमेट गवर्नमेंट में बी may by notification in the office gesture of the contractor to whom this act appeals shall undertaken to exercise any work through the contract labor accepted under and in the accordance with the license issued in the behalf by the licensing officer, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ए लाइसेंस अंडर सबसेक्शन में कंटेन सच कंडीशन इंक्लूडिंग इन पर्टिकुलर कंडीशन एज द आवर्स ऑफ द वर्क, फिक्सिंग ऑफ द वेजेस एंड अदर फिक्सिंग ऑफ द वेजेस एंड द essential amendments to respect the contract labor as the appropriate the government may deem fit to the impose in accordance with the rules। मीन्स यहाँ पे जो लाइसेंसिंग ऑफिसर होता है ये पूरा चेक करता है अंडर द सबसेक्शन में कंटेन सच कंडीशन इंक्लूडिंग पर्टिकुलर कंडीशन चेक करता है, कंडीशन कैसा है काम करने का, तो एज टू आवर्स ऑफ द वर्क काम करने के आवर्स कितने हैं, फिक्सेशन ऑफ द वेजेस वेजेस की फिक्स करने का तरीका एंड अदर एसेंशियल अमेनिटीज और अदर एसेंशियल को भी चेक करता है। उसके बाद जो लाइसेंसिंग ऑफिसर है ये सारी चीजों को पैरामीटर को चेक करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को एक लाइसेंस इशू करता है, तब वो ग्रांट ऑफ द लाइसेंस, तब एवरी एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर सब सेक्शन 1 of the section 12 shall be made in the respective form and shall contain the particular regarding the location of the establishment, the nature of the procedure, operation, work for which contract labor is to be employed and such other particular as may be prescribed. The licensing officer may be such investigation in respect of the application received under subsection and in making any such investigation the licensing officer shall follow such procedure as may be prescribed। मीन्स इसका ये हुआ, आप यहाँ से देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट पॉइंट ये है रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर और सेकंड पॉइंट लाइसेंसिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। मीन्स ये होता है कि दो चीजें यहाँ पे, अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम कराना तो देर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट लेबर को लाने के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर तक पहुंचाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर को भी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा उस काम को करने के लिए अगर 20 एम्प्लॉय ज्यादा काम करते हैं तो, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मीन जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि उनके यहाँ उनकी कंपनी में उनके ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से ज्यादा या उनकी फैक्ट्री में 20 या 20 ज्यादा वर्कर काम कर रहा है, उसके तक एक पूरा प्रोसीजर है लाइसेंस के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए। इन दोनों में ये होता है सिंपल स्टेप। मान लो गेस्टेड ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, गेस्टेड ऑफिसर के रैंक का नियुक्त होता है जिसको अगर लाइसेंस लिया जाए तो लाइसेंसिंग ऑफिसर कहते हैं, अगर सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको रजिस्ट्रिंग ऑफिसर कहते हैं, रजिस्ट्रेशन में तो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर कहते हैं। तो रजिस्ट्रार जो ऑफिसर होता है वो पूरा अपना प्रोसीजर और फॉर्मेट को ऑडिट करके चेक करके वो एम्प्लॉयर को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर सर्टिफिकेट एक इशू कर देता है। लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्टर सारी चीजें चेक करके वर्किंग कंडीशन कैसी है, वेजेस कैसे फिक्स होते हैं, बेनिफिट्स चेक करके क्या क्या चीजें हैं सारी चीजें चेक करके ऑडिट करके ऑडिट भी कर सकता है नहीं भी कर सकता है, और फिर उसको एप्लीकेशन करके एक लाइसेंस इशू कर देता है कॉन्ट्रैक्टर को जहाँ पे उसके पास 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर भी अपना काम शुरू कर सकता है और कर सकता है किसी भी कंपनी के किसी भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के साथ, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी अपने वर्क शुरू कर सकते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ। दिस इज नेक्स्ट वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अब हम अगर इस बताने मतलब इस स्लाइड को शुरू करने से पहले स्लाइड के बारे में बताने से पहले आपको बता देते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर में जो भी था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट क्यों बना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बनने के कारण क्या थे, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट कब बना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय का क्या काम होता है, प्रिंसिपल एम्प्लॉय का, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय का क्या काम होता है, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर का क्या काम होता है। इट हैज बीन डिस्कस्ड। इसका एक छोटा सा ब्रेक मैं इस वीडियो के लास्ट स्लाइड के बाद ही बता दूंगा एक छोटे से चीज में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इस वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर में देखने के लिए कैंटीन्स होना जरूरी होता है। वेयर इज द वर्क रिक्वायरिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज लाइकली टू द कंटिन्यूअस पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड
wherein contract labor numbering on 100 or more in ordering employed by the contractor, one or more canteens shall be provided and maintained by the contractor for the use of such contractor labor. समझ में आया? जहां पर भी 100 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्टर इसके थ्रू हैं, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर को कैंटीन की व्यवस्था करनी होगी। सच ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को व्यवस्था करनी होगी। कैंटीन सैलरी प्रोवाइडेड देना होगा, मेंटेन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, जिसका प्रिंसिपल एम्प्लॉय मेंटेन नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर मेंटेन करेगा। ठीक है। रेस्ट रूम, सेकंड, इन एवरी प्लेस वेयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज रिक्वायर्ड टू हॉल्ट एट नाइट इन कनेक्शन विद इन द वर्क ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। कोई भी कंपनी जहां पे एम्प्लॉय को, या कोई भी प्लेस जहां पे एम्प्लॉय को रात को रुक के काम करना होगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, तो वहां पे टू बीच दिस एक्ट अप्लाइज, जहां पे एक्ट अप्लाई करता है, in which work requiring employment of the contract labor is likely to continue for such period as may be prescribed, there shall be provided and maintained by the contractor for the use of the contract labor such number rest room या such other suitable alternative accommodation with such time as may be prescribed। मतलब हर एक प्लेस पे, हर एक इन एवरी प्लेस वेयर कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज रिक्वायर्ड, मतलब ऐसी कंपनी जहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर की रिक्वायरमेंट है, वहां पे कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो रेस्ट रूम की व्यवस्था करे या उसके इक्विवेलेंट कोई अल्टरनेटिव अकोमोडेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये एक्ट के तहत है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत। नेक्स्ट, द रेस्ट रूम या द अल्टरनेटिव अकोमोडेशन टू बी प्रोवाइड अंडर द सबसेक्शन 1 shall be sufficient lighted and when ventilated and shall be maintained in the clean and comfortable condition। मीन्स ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर ने 100 एम्प्लॉय रखा और दे दिया रेस्ट रूम, घुसेड़ दिया रहो इसी में, नहीं। द रेस्ट रूम और द अल्टरनेटिव अकोमोडेशन, जो रेस्ट रूम होगा उसके इक्विवेलेंट कोई अकोमोडेशन होगा, प्रोवाइडेड अंडर द सबसेक्शन 1, जो सबसेक्शन 1 के अंदर मिलता तहत है, शैल बी सफिशिएंट लाइटेड, मतलब सफिशिएंट लाइट होना चाहिए, सफिशिएंट वेंटिलेटर होना चाहिए, सब वेंटिलेटर होना चाहिए, मतलब उसमें हवा सफिशिएंट आना चाहिए, एंड द शैल बी मेंटेन इन क्लीन एंड कंफर्टेबल कंडीशन, और उसको इतने अच्छे से मेंटेन करना है कि क्लीन और कंफर्टेबल कंडीशन में हो। मतलब जब आप एकोमोडेशन दो या रेस्ट रूम दो, तो उसके ये नहीं कि आप दे के छोड़ दो, उसकी क्लीनिंग भी करानी होगी, उसको कंफर्टेबल कंडीशन में लाना होगा, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी होगी और वेंटिलेटर भी देना होगा। ठीक है। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत ये 2 पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट एड फैसिलिटीज, there shall be provided and maintained by the contractor so as to be readily accessible during all working hours, a first aid box equivalent with the prescribed contents at the every place where contract labor is employed by him। हाँ, मतलब फर्स्ट एड फैसिलिटीज की भी फैसिलिटीज भी देनी होगी जहां पे भी एम्प्लॉय मेंटेन होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो कॉन्ट्रैक्टर को ये मेंटेन करना होगा। इसके लिए प्रेस्क्रिप्टेड कंटेंट्स, जो भी कंटेंट्स होंगे उतने फर्स्ट एड फैसिलिटीज देनी होगी, और हर एक प्लेस पे जहां पे भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। ठीक है। फोर्थ, अदर फैसिलिटीज। अदर फैसिलिटीज में फर्स्ट ये आता है, ए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर फॉर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एट द कन्वीनियंट प्लेस, मतलब ड्रिंकिंग पानी की व्यवस्था करनी होगी, ड्रिंकिंग पीने का पानी का भी एक कन्वीनियंट प्लेस में आपको व्यवस्था करना होगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए। सफिशिएंट नंबर ऑफ latrines and urinals of the prescribed types so saturated as to be convenient and accessible to the contract labor in the establishment। मतलब आपको सफिशिएंट नंबर में लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए आपको वॉशरूम की फैसिलिटीज करनी होगी सफिशिएंट नंबर में। ऐसा नहीं कि आप 500 कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करा रहे हो और 3 या 4 यूरिनल वॉशरूम है, 3-4 वॉशरूम व्यवस्था रखे हो और वो गंदगी हो रही है, नहीं। आपको अगर 500 है तो आपको उसी के तरह, मतलब 500 के लायक ही 500 की तरह ही आपको फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, प्लस वॉशिंग फैसिलिटी, मतलब कपड़े धोने की फैसिलिटी और वॉशिंग फैसिलिटीज भी देनी पड़ेगी अदर फैसिलिटीज में। ओके, तो अभी हम 4 पॉइंट को एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, मतलब वेलफेयर एंड हेल्थ, उनके वेलफेयर और हेल्थ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तहत जो ध्यान देते हैं, पहला कैंटीन, दूसरा रेस्ट रूम, और तीसरा फर्स्ट एड फैसिलिटी, चौथा अदर फैसिलिटीज। तो कैंटीन में जहां भी कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है,
तो कॉन्ट्रैक्टर को कैंटीन की फैसिलिटीज देनी होगी और ये कॉन्ट्रैक्टर के तहत मेंटेन करना पड़ता है जहां भी 100 एम्प्लॉय से मोर है तो। ठीक है, रेस्ट रूम, हर एक प्लेस पे आपको रेस्ट रूम देना होगा। इन एवरी प्लेस वेयर इज कॉन्ट्रैक्ट लेबर रिक्वायर्ड टू हॉल्ट एट नाइट, अगर हर एक प्लेस पे जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रात में रुकने का जरूरत पड़ेगा वहां पे आपको रेस्ट रूम देना होगा। टू विच दिस एक्ट अप्लाइज, जो इस एक्ट के तहत अप्लाई होता है। इन विच वर्क रिक्वायर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रिक्वायरिंग के अनुसार, जो लेबर है उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको प्रेस्पेक्टिव फॉर्मेट में उनको पर्सपेक्टिव में भी पर्सपेक्टिव देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू मेंटेन होगा। और द रेस्ट रूम की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, या उसके अल्टरनेटिव, मतलब अगर रेस्ट रूम नहीं है तो अल्टरनेटिव आपको कुछ भी देना होगा अकोमोडेशन। और इसकी कंडीशन कैसे होती है, रेस्ट रूम की कंडीशन और कंडीशन प्रोवाइडेड अंडर सब सेक्शन 1 के तहत एक सफिशिएंट लाइटेड एंड वेंटिलेट, मतलब लाइट अच्छी होनी चाहिए, हवा हुआ अच्छे से आनी चाहिए, रोशनी पूरी होनी चाहिए, हवा हुआ आनी चाहिए, कूलर्स की व्यवस्था, मतलब कूलर नहीं तो पंखे की व्यवस्था करनी होगी आपको, और मेंटेन एंड क्लीन एंड कंफर्टेबल कंडीशन, और वो क्लीन एंड कंफर्टेबल कंडीशन में होना चाहिए। तीसरा, फर्स्ट एड फैसिलिटीज, जिस जिस वर्क और प्लेस पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहा है वहां पे आपको फर्स्ट एड बॉक्स रखना पड़ेगा, और जो भी उस पे कंटेंट उसके स्पेसिफिक फॉर्मेट में होगा वो कंटेंट की व्यवस्था करनी होगी। देन अदर फैसिलिटीज, ये सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग, मतलब आपको ड्रिंकिंग का व्यवस्था करना होगा, आपको वॉशरूम की व्यवस्था करने होंगे आपके अपने लेबर के कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अनुसार, और आपके वॉशिंग फैसिलिटीज रखनी होगी हाथ धोने के लिए और इस चीजों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ द वेजेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, एक कॉन्ट्रैक्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ द वेजेस टू ईच वर्कर employed by him and a contract labor, and such wages shall be paid before the expiry of such period as may be prescribed। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर की पूरी जिम्मेदारी है और पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस के तहत सारे वर्कर, टू ईच वर्कर, सभी वर्कर को, उसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनको सैलरी देने के लिए एक टाइम से पहले, या टाइम मतलब जो टाइम डिसाइडेड है उस टाइम से पहले या उस लास्ट डेट तक सैलरी देने के लिए कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। Every principal employer shall nominate a representative duly authorized by him to be present at the time of the distribution of the wages by the contractor, and it shall be duty of the such representative to certify the amount paid as wage in such manner as may be prescribed। देखो, सेकंड पॉइंट में वही बोलना चाहता हूँ कि अब ये चीज थोड़ा हट गया है, कई कंपनियों में इस चीज को ऑनलाइन कर दिया। तो पहले क्या था, फैक्ट्रियों में अगर आप ध्यान दो, अगर मूवी भी देखो ना, तो फैक्ट्री में जब काम होता था तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पैसे दिए जाते थे, तो एक चेयर में बैठ गए, आप आओ, मोहर लगा, पैसे मिले। तो उस फैसिलिटीज में क्या होता है, हर एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो स्टैब्लिशमेंट है उसके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एक नॉमिनी फिक्स करता है, रिप्रेजेंटेटिव, जब वो पैसे दे रहा हो, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जब वो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उस टाइम पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का भी एक नॉमिनी रहेगा, ऑथराइज पर्सन रहता है, और वहां पे उसको भी रहना, मतलब मौजूद रहना पड़ता है। अब इसको थोड़ा टेक्निकली में हो गया, तो टेक्निकली में क्या है कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे तो आप पेमेंट को जो ट्रांसफर करोगे, और जो पेमेंट जो ट्रांसफर कर रहे हो वो उसके जब आपकी बिलिंग पास होती है ना कॉन्ट्रैक्टर की, तो उस पर एक एक एम्प्लॉय के सिग्नेचर के साथ और ऑनलाइन ट्रांसफर के स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये होना शुरू हो गया, कुछ जगह पे अभी पुराने ही फॉर्मेट में कर रहे हैं। थर्ड, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर या ensure the distributor of the wages in the presence of the authorized representative of the principal employer। ये जो सैलरी देना, प्रेजेंस ऑफ द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ये कॉन्ट्रैक्टर को इंश्योर करना है कि जब भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वेजेस, तो उस टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का जो ऑथराइज पर्सन है वो वहां पे मौजूद है, या उसकी जानकारी में सैलरी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट कहता है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेमेंट वेजेस एक्ट की जो 3 पॉइंट है, फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट को सैलरी वेजेस देने होंगे, एक जो डेट डिसाइडेड है उस डेट तक या उस डेट से पहले हर एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को एक ऑथराइज पर्सन को नॉमिनेट करना होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैलरी, जब सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उस टाइम पे। थर्ड, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर की ये ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जब भी वो डिस्ट्रीब्यूट करे वेजेस उस टाइम पे प्रिंसिपल एम्प्लॉय की ऑथराइज पर्सन का प्रेजेंट होना जरूरी है,
और अगर डिजिटली कर रहे हैं तो उसकी सिग्नेचर और उसकी जानकारी होना जरूरी है। नेक्स्ट, पेनाल्टी एंड प्रोसीजर। Contribution of the first contribution of the provision regarding employment of the contract labor. Whoever contribution and provision of this act for any rules made under the providing, restricting and regulating the employment of the contract labor, या contribution and condition of the license granted under this act shall be punishable with imprisonment for a term which may be extended to 3 months, या with fine which may be extended to 1,000 rupees, या with both. In the case of contribution with the additional fine which may be extended to 100 rupees for every day during which such contribution continues after conveyance for the first such contribution. Means contribution of provision, अगर कोई ऐसा चीज होता है तो मीन्स कॉन्ट्रिब्यूशन ऑफ प्रोविजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। और कोई भी कॉन्ट्रैक्टर लेबर जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो लेबर होता है, कॉन्ट्रिब्यूशन ऑफ प्रोविजन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो इस केस में लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी पनिशेबल। तो फ्रेंड्स, हम पेनल्टीज एंड प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोविजन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है, जो उनका एम्प्लॉयमेंट का जो भी प्रोविजन है, कंट्रीब्यूशन है, अगर उसमें कुछ भी मिलता है, कुछ भी वो गलत करते हैं, तो उसके तहत उनको मीन्स whoever contribution and provision of this act या any rules made there under providing, restricting and regulating, मतलब उस एक्ट के तहत, उस एक्ट के वॉल्यूशन करते हैं तो उसके तहत शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रेशन ऑफ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड 3 मंथ। 3 मंथ के लिए इम्प्रेसमेंट हो सकता है, या विद फाइन विद एक्सटेंडेड 1000, या एक 1000 का एक्सटेंड हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं साथ में। और उसके बाद नेक्स्ट है which extended to the 100. And in the case of continuous contribution, अगर लगातार करते रहते हैं तो with an additional fine which may extend to the 100 rupees for every day during which such contribution continues after conversation for the first such contribution. अगर पहला कंट्रीब्यूशन मिल जाता है, उसके बाद जो कंटिन्यूअस करता है, तो हर दिन का 100 रुपीज का उसका फाइन इंक्रीज होता रहेगा। Other options, if any person contribution any of the provision of this act, any rules made there under for which no other penalty is elsewhere provided, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months, या with fine which may extend to 1000 rupees, या दोनों। मतलब आप 3 महीने का आपको मतलब जेल भी हो सकती है, या 1000 पैसे देने पड़ेंगे, या दोनों देने पड़ेंगे with both। कुछ if any contribution any provision of this act, इस एक्ट का कोई प्रोविजन कंट्रीब्यूशन होता है तो ठीक है। then options by company, offense by company, if the person, committee and offense under this act is a company, the company as well as very person in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of commission of the offense shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to the procedure against the punished accordingly। means जो कमेटी होती है, if the person committee of the office under this act, इस एक्ट के अंदर जो कमीटिंग होती है उसके अंदर कंपनी की तरफ से जब वो कंडक्ट इट बिजनेस, जब बिजनेस का कंडक्ट हो रहा है एट द टाइम ऑफ द कमीशन, जब कमीशन का टाइम आता है, उस टाइम पे अगर कुछ डिमांड करता है ऑफिसर्स, तो उसके अगेंस्ट भी प्रोसीजर किया जा सकता है, पनिशेबल प्रोसीजर हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंटेड इन द सबसेक्शन shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offense was committed without his knowledge, that the exercise all due diligence to the prevent the commission of such offense। अगर ये प्रूव होता है तो उसकी जानकारी में या बिना जानकारी में, उसके his knowledge, the exercise, उसकी जानकारी या बिना जानकारी के
मतलब कभी कभी क्या होता है ना, कुछ काम करो जानकारी में होता है, बिना जानकारी में, तो प्रोवाइडेड द नथिंग कंटेंट इन द सब सेक्शन शैल रेंडर एनी सच पर्सन लाइबल टू पनिशमेंट, किसी पर्सन को पनिशमेंट के लिए लाइबल होता है इफ ही प्रूव्स, नहीं होगा जब वो अपने आप को प्रूव कर देगा, ऑफेंस वाज ए कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज, उसके बिना नॉलेज के है, और एट द एक्सरसाइज ऑल ड्यू डिलिजेंस टू द प्रिवेंट द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। ओके, लास्ट है मिसलेनियंस इंस्पेक्टिंग, अंडर मिसलेनियंस फर्स्ट है इंस्पेक्टिंग स्टाफ, द the provincial government may be notification in the official gazette upon such person as is the things fit to the inspector for the purpose of this act and define the local limits within which they shall exercise their power under this act. Okay, subject to any rules made in the behalf of an inspector made within the local limits for which he is appointed. Registration and other records to maintain, register and other record to be maintained. दूसरा जो होता है रजिस्टर और रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉय एंड एवरी कॉन्ट्रैक्टर shall maintain such register and record giving such particular of the contract labor employed, the nature of work performed by the contract labor, the rate of wages paid to the contract labor, and such other particulars in such form as may be prescribed. मतलब हर एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर को रजिस्टर मेंटेन करना होगा जहां पे रिकॉर्ड होगा लेबर एम्प्लॉयमेंट का, उसका नेचर ऑफ द वर्क क्या है, क्या परफॉर्म किया है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का रेट ऑफ वेजेस क्या है, और पेड द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को क्या पे कर रहा है प्रिंसिपल, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपने एम्प्लॉय को क्या पे कर रहा है, एंड सच अदर पर्टिकुलर इन सच फॉर्म, और कोई और पर्टिकुलर हो उसको सच फॉर्म उसी कंडीशन में एज ए मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और एक फॉर्मेटिंग में रखना होता है, मेंटेन करना होता है। एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट शैल keep expedited in such manner as may be prescribed within the premises the establishment where the contract labor is employed, notice in the prescribed form the containing particular about the hours of the work, nature of duty and such other information, means कितने घंटे काम किया है कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने, उसका नेचर क्या था, उसका और अदर इंफॉर्मेशन जो है हर एक प्रिंसिपल और कॉन्ट्रैक्टर को रखना, मेंटेन करना पड़ता है। थर्ड, पावर टू गिव डायरेक्शन, the central government may be give direction to the government of the any state as the carrying into execution in the state of the provision contained in this act, means सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे गिव डायरेक्शन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है एज द कैरिंग इनटू एक्विजिशन इन द स्टेट ऑफ द प्रोविजन कंटेंट इन दिस एक्ट, इस एक्ट में कुछ भी एक्विजिशन चेंज करने के लिए, कुछ भी अमेंडमेंट करने के लिए। पावर टू रूम डिफिकल्ट if any difficulty areas is giving effective to the provision of this act, the central government may by order published in the official gazette make such provision not inconsistent with the provision of this act as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty। मतलब अगर कहीं काम कर, इस एक्ट के तहत कहीं भी काम करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और डिफिकल्टी हो रही है, तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश कर सकता है गेस्टेड ऑफिसर के तहत, या मेक सच प्रोविजन दे सकता है, और उसको कुछ भी अमेंडमेंट करने के लिए पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, जो डिफिकल्टीज है उसको रिमूव कर सकती है। पावर टू मेक रूल, रूल बनाने की पावर, द प्रोमिनेंट गवर्नमेंट में सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ प्रीवियस पब्लिश मेक रूल फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट को पूरा, इस एक्ट को एप्लीकेबल करने के लिए गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि रूल में अमेंडमेंट और चेंजेस कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्री जज टू द जनरली द फोरगोइंग पावर सच रूल मे बी प्रोवाइड फॉर द ऑल एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली the number of person to be appointed member respective variance interested on the central board and the state board, the term of their office and the condition of the service, the procedure to be followed in the discharge of their functional, and the manner of the filling vacancy. In the times of the places of the meeting of any committee constituted under that act, the procedure to be followed at the such meeting, including the grammar necessary for the transition of the business, and the fees and allowances that may be paid to the member of the committee. तो गाइस ये था कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में थोड़ा ब्रीफ में, कई चीजें मैं भी एक बार और ब्रीफ में बताऊंगा, छोटी चीजों से
समझ में आ जाएगा आपको। कॉन्टिलीवर एक्ट वन बाय वन हमने जो, अगर आप देखो तो कॉन्टिलीवर एक्ट 1970, अगर मैं एक ब्रीफ में फिर से बताना चाहता हूँ, कॉन्टिलीवर एक्ट 1970 5 सितंबर 1970 को पूरे इंडिया में क्रिएटेड हुआ था और इन एक्टेड आया था इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बना? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसलिए बना कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो होते हैं उनके बेनिफिट्स और सोशल बेनिफिट्स और उनके अदर बेनिफिट्स के लिए। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रूल रेगुलेशन के तहत कॉन्ट्रैक्ट लेबर को जो बेनिफिट्स देना हो उनके बेनिफिट्स के लिए, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच के डिमांड के लिए। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में क्या होता है, 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हो तो अगर एक साल में एक दिन भी काम कर लेता तो प्रिंसिपल एम्प्लॉय को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सर्टिफिकेट लेना होगा और कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर लेबर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, लाइजनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, पेनल्टी एंड प्रोसीजर मिसलेनियस। तो दिस वन, दैट्स ऑल, यही है लास्ट जो पेनल्टी मिसलेनियस। इसके लास्ट अगर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में नहीं समझ में आया होगा या कुछ मुझसे मिस हो गया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना जरूर, और मेरी शॉर्ट कमिंग्स अगर कुछ है जो छूट रही हो तो मुझे बताना, मैं उसको फिर आपको उसका आंसर दूंगा। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन करना है, यू कैन make a comment, या you can drop a mail to in my mail id, या you can WhatsApp me, वो नंबर मेंशन रहेंगे किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। बट लास्ट मोमेंट में फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, डिसलाइक भी करिए अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा है तो, और उसके बाद प्लीज शेयर करिए आगे और बेल बटन पे आइकन दबाइएगा। बाय गाइज, बाय फ्रेंड्स।